हेलो स्टूडेंट्स। एएसएल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इतने दिनों से जो अध्ययन कर रहे हैं वो क्लास 10 की सामाजिक अध्ययन की लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 जो किताब है उसका कर रहे थे। और इस अध्ययन के क्रम में हम इतना आगे आ चुके हैं कि हम इसके अंतिम चैप्टर तक अब पहुंच चुके हैं। और अंतिम चैप्टर तक इस पहुंचने की यात्रा में हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत सारी बातों को यहाँ पर पढ़ा है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लोकतंत्र किसके द्वारा वो आगे बढ़ सकता है, क्या चीज़ें लोकतंत्र को कम करती हैं, ये सारी बातें हमने उसमें पढ़ी हैं। तो इन सारी बातों का एक तरह समरी के तौर पर ये चैप्टर आपके है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र की चुनौतियां। मतलब जिन स्थानों पर लोकतंत्र स्थापित है, जहां पर लोकतंत्र चल रहा है, वहां पर उस लोकतंत्र के लिए क्या चुनौतियां हैं, एवं ऐसे स्थान जहां पर अभी लोकतंत्र नहीं है, वहां पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए उसकी क्या क्या चुनौतियां हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये बातें हमको इसमें देखनी है। अब लोकतंत्र चूंकि भारत में है तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझते हैं, मैं काफ़ी बार ये बात बता चुका हूँ। तो हम भारत के संदर्भ में ये देखेंगे भाई भारत में लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। और इसके विपरीत ऐसे जगह जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जैसे चीन है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, ये जो चीज़ें हैं जहाँ पर अभी लोकतंत्र स्थापित नहीं है, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और किन किन कठिनाइयों का सामना वहाँ की जनता को करना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में हमको देखने को मिलेगी। अब लोकतंत्र जो होता है उसमें हम अनेक चीज़ों को देखते हैं। उनमें से क्या है कि हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। मतलब ऐसी राजनीति जो लोकतंत्र में होती है, उस राजनीति को सुधारने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, किस प्रकार उन नेताओं को इस तरह की बाउंड्रीज में अपन को लाया जा सकता है ताकि वो लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे। ऐसे लोक लुभावनी चीज़ें, मान लो दल बदल जैसी चीज़ें हुई, उनसे क्या होता है, बहुमत किसी और दल का मिलता है, लेकिन पैसे के लालच में आकर जो नेता होते हैं वो किसी और दूसरे दल में मिल जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तरह से जनता के बहुमत की अवहेलना होती है, क्योंकि उन्होंने तो किसी और पार्टी को वोट दिया था। लेकिन वो जीता हुआ आदमी धन के लालच में आकर या किसी पद के लालच में आकर, मंत्री बनने के लालच में आकर अपनी पार्टी की जगह दूसरी पार्टी को समर्थन दे देता है। और इसके माध्यम से क्या होता है, सरकार दूसरी बन जाती है। तो ये इसमें बताया गया भाई इस प्रकार की चीजें नहीं हो। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नीतियों में किस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। देखिए हमारी जो लोकतंत्र है, इसमें जो नीतियां हैं, जो भी सरकार नई नियम बना रही है, कानून बना रही है, उनको इस प्रकार बनाना कि उन्हें और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके। इन चीज़ों में जनता की भागीदारी अधिक से अधिक की जा सके, ताकि चीज़ों और नीतियों को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, देखिए अपन पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, और नाइन्थ क्लास में जो आपने पढ़ा होगा वहाँ आपने लोकतंत्र की परिभाषाओं को भी देखा होगा। उसमें क्या देखा कि लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासक का चुनाव स्वयं जनता करती है। ये लोकतंत्र की बात यहाँ पर आती है। तो अब ये लोकतंत्र क्या है, जहाँ पर शासक का चुनाव जनता कर रही है, तो ऐसे जो नियम बन रहे हैं वहाँ पर जनता का योगदान जितना अधिक होगा वो उतना अधिक लोकतांत्रिक होगी, क्योंकि जनता का योगदान शासक को बनाने में है, इसलिए वो लोकतंत्र है। और जब नीतियों को बनाने में भी जनता का अधिक से अधिक योगदान होगा, तो अधिक लोकतांत्रिकरण उस चीज का दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसी नीतियां बनाएं कि जनता का अधिक से अधिक लोकतांत्रिकरण हो सके, जनता की भागीदारी हो सके, जिसके माध्यम से अधिक लोकतांत्रिकरण हो सके। आगे चलिए इस चैप्टर में चिंतन चुनौतियों का मतलब लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसके बारे में हम अब बात करेंगे, विचार विमर्श करेंगे भाई किस किस प्रकार की चुनौती लोकतंत्र के सामने यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अलग अलग जगह ये चुनौती अलग अलग प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि मान लो कहीं पर लोकतंत्र है तो वहां पर उस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की चुनौती है, उसका विस्तार करने की, अधिक संगठित करने की चुनौती है। इसके अलावा क्या इस दुनिया में जितने भी देश हैं और उस देशों में रहने वाली जनसंख्या की मैं बात करूं, तो एक चौथाई जनसंख्या तो अभी तक लोकतंत्र के इस शासन के स्वरूप से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ का मतलब जानती तो है, पर उनके वहाँ जो शासन है वो लोकतंत्र नहीं है। तो इस लोकतंत्र के जो फायदे हैं उनको वो नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उनके वहाँ लोकतंत्र नहीं है। तो ऐसी जगह पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो कठिनाई वहाँ की जनता को होगी वो भी सोचने वाली बात है भाई। क्या होगी? क्योंकि वहाँ पर तो जो व्यवस्था है
लोकतंत्र के अलावा मान लो तानाशाही है या फिर जो भी है, तो उसको परिवर्तित करने के लिए एक तरह से क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी। क्रांति के बारे में मैंने आपको बताया था ना, क्रांति का मतलब क्या होता है कि जो व्यवस्था चली आ रही है उस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना क्रांति कहलाता है। जैसे तानाशाही है तो उसको हटाकर यदि हम लोकतंत्र लाते हैं तो वो क्या हुआ, क्रांति हो गई। ठीक है। तो अगर ऐसी जगह है जहां पर लोकतंत्र स्थापित नहीं है और लोकतंत्र को स्थापित करना है तो उसके लिए बहुत अधिक प्रयास करना होगा और बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना वहां की जनता को भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से। देखिए आपकी किताब में क्या है, दुनिया भर में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। अलग अलग देशों के सामने अलग अलग तरह की चुनौतियां होती हैं। दुनिया के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। मैंने बताया ना कि 1/4 जो जनसंख्या है उन लोगों के पास अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। भाई जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ लोकतंत्र स्थापित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप उदाहरण देखिए कि भारत को अपने यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने में बहुत लंबा एक संघर्ष करना पड़ा। आप इतिहास में पढ़ते हैं ना, स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत को एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। उस लंबी लड़ाई के बाद ही भारत को क्या हुआ, स्वतंत्रता मिली। उसके बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित हो सका। और जहाँ पर अभी लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर उन लोगों को भी बहुत अधिक कठिनाई के बाद लोकतंत्र स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। सबसे पहले तो जो बेस है, बुनियाद है, वो बनाना महत्वपूर्ण है। तो उसका पहले एक बेस बनाना पड़ेगा। लोगों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो जागरूकता है वो लानी पड़ेगी। भाई लोकतंत्र अच्छा होता है, आपके यहाँ जो तानाशाही है वो बेकार है, इसमें आपका अ, विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा, आपको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे, तो आप लोकतंत्र को लो, आपका अधिकार है ये। तो ये जो मजबूत ये बेस एक है किसी भी देश में, वो अपने आप में बनाना बहुत ज़रूरी है। तो उसको बनाने के लिए भी इन देशों में कठिनाई होगी। इसमें मौजूद गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, पहले तो वहाँ की सरकार गिरानी पड़ेगी। सत्ता पर सेना का नियंत्रण को समाप्त करना, फिर क्योंकि फिर वहाँ पर जो नियंत्रण है वो सेना का हो सकता है तो उसको समाप्त करना पड़ेगा। और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। फिर ऐसी व्यवस्था वहाँ पर हो जो संप्रभु हो। संप्रभु का मतलब मैंने आपको बताया ना क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति जो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। मतलब ऐसी सरकार की स्थापना करना जो अपने देश में कानून बनाने का अधिकार रखती हो और उसे सभी पर लागू करने का अधिकार रखती हो। इसके अतिरिक्त न सिर्फ अपने देश में बल्कि अपने देश के बाहर भी किसी भी देश से वार्ता करने, संधि करने, है ना, मित्रता रखने, इस सभी व्यवहार के लिए भी वो स्वतंत्र हो। तो इस प्रकार की एक सरकार की वहां पर स्थापना हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सामने अपने विस्तार की चुनौती है। मतलब जहाँ पर लोकतंत्र है वहाँ पर उस लोकतंत्र का विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे साहब विस्तार कैसा, कि लोकतंत्र सिर्फ इतनी ही बात नहीं होती कि साहब आपने वोट दिया और शासक बना दिया। आपकी संस्थाओं का, आपके सभी कार्यों का लोकतांत्रिकरण होना ज़रूरी है। मतलब चीज़ों में जनता की भागीदारी को बढ़ाना ज़रूरी है। तभी जाकर आपके यहाँ लोकतंत्र का विस्तार होगा, लोकतंत्र बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। ठीक है, आ गया हम इसमें लोकतांत्रिक शासन को बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू कराना है। मतलब लोकतंत्र के जो सिद्धांत है वो सभी जगह लागू होने चाहिए। सभी इलाकों में आपके देश में जो भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को चलाने में भी लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। उन संस्थाओं के जो अधिकारी हैं उनको चुनने के लिए भी लोकतांत्रीकरण होना चाहिए। उन संस्थाओं में जो भी नियम कानून बनते हैं उन नियम कानून बनने की प्रक्रिया भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। मतलब बहुमत के आधार पर जनता द्वारा स्वयं चुनी जानी चाहिए। तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने अपना शासक बना लिया, नहीं, आपके देश में प्रचलित व्यवस्थाओं में भी लोकतंत्र दिखना चाहिए। तभी जाकर क्या होगा, लोकतंत्र का विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरी चुनौती लोकतंत्र को मजबूत करने की है। अब मजबूत कैसे होगा वो देखना। अब हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी ना किसी रूप में चुनौती है ही। इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाना शामिल है। लेकिन अलग अलग समाजों में आम आदमी की लोकतंत्र से अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। इसके इसके लिए यह चुनौती दुनिया में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ और अलग अलग स्वरूप में ले ली है। जो चुनौती है इसने अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्वरूप
ले लिया है। संक्षेप में कहें तो इसका मतलब है संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना, मजबूत करना होता है, ताकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में वृद्धि हो। समझाता हूँ इसमें क्या है, सब लोकतंत्र सुदृढ़ कब होता है, मजबूत कब होता है, जब उस देश में स्थित संस्थाओं में भी लोकतंत्रीकरण हो, है ना। अब लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र से अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। अब वो आपको कैसे, मान लो कोई व्यापारी लोग हैं, तो लोकतंत्र से वो क्या अपेक्षा करेगा कि साहब हमको आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर दिए जाए, हम वस्तुओं की कीमतों को अपने आप से अपने हिसाब से रखें, ताकि हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। ये व्यवसायियों की हो गई। वहां पर कोई उपभोक्ता है, तो उसकी लोकतंत्र से क्या अपेक्षा हो जाएंगी कि साहब ये जो सामान है, इनकी कीमतों पर सरकार लगाम लगाए, ताकि इन सामानों को हम कम रेट में खरीद सकें। ठीक है। तो उन लोगों की अलग हो गई। यदि कोई किसान है तो वो क्या चाहेगा कि मेरे जो फसलें हैं, उनकी जो अ, उत्पादन करने की चीजें हैं, उन पर मेरी लागत कम हो, है ना, मैं बेचूं तो मुझे उनका पर्याप्त पैसा मिल सके। तो लोकतंत्र में मेरे लिए ये काम होना चाहिए। तो अलग अलग समूहों का अलग अलग जो है यहाँ पर मापदंड होता है लोकतंत्र के लिए। वो अलग अलग अपेक्षाएं रखता है कि लोकतंत्र आया तो मेरे लिए इस तरह के काम होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि तो लोकतंत्र सुदृढ़ कब होगा, जब इन सारी व्यवस्थाओं में भी अधिक से अधिक लोकतंत्र हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ना सिर्फ शासक के स्तर पर, बल्कि उस देश में जो संस्थाएं स्थित हैं, जैसे व्यवस्थापिका होगा, कार्यपालिका होगा, न्यायपालिका हो गया, इसके अतिरिक्त भी जो भी संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं की कार्यविधि में भी हमको क्या देखने को मिले, लोकतंत्र देखने को मिले। आगे चलिए। अलग अलग तरह की चुनौतियां। अब लोकतंत्र के लिए जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी है, उनके बारे में हम समझेंगे। संवैधानिक बनावट। आपके लोकतंत्र की जो बनावट है वो संवैधानिक होनी चाहिए। न सिर्फ शासक को चुनना, बल्कि लोकतंत्र में जो भी चीजें हैं, उन सभी चीजों में आपको क्या दिखना चाहिए, उन सभी चीजों में आपको लोकतंत्र दिखना चाहिए। यहाँ पर लिख रहा है ना, देखो क्या है कि संवैधानिक बनावट यहाँ पर होनी चाहिए। लोकतांत्रिक अधिकार। लोकतांत्रिक अधिकारों से मतलब क्या है कि आपके देश में शासक चुनने का अधिकार आपको हो, शासन में आप स्वयं भी भागीदारी दे सकें, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को हो, जो भी उसकी योग्यता रखता हो वो चुनाव लड़ सके। ऐसा नहीं है किसी जाति विशेष, भाषा विशेष, जन्म विशेष, लिंग विशेष के व्यक्ति को ही अधिकार चुनाव लड़ने या राजनीति में शामिल होने का अधिकार हो। कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्ति समान हैं, समानता का अधिकार यहाँ पर हो। जो लोकतंत्र है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है समानता स्थापित करना, है ना। सभी व्यक्तियों को शासन में बराबर की भागीदारी मिलती है। संस्थाओं का कामकाज। संस्थाओं का कामकाज इस प्रकार का होना चाहिए कि उसमें लोकतंत्रीकरण हो। मैंने बताया ना आपको, उसमें जो लोग हैं उनको चुनने के लिए लोकतंत्रीकरण हो, उसमें जो कार्य हो रहा है, क्रियाविधि हो रही है, वो भी लोकतांत्रिक प्रकार की होनी चाहिए। तभी जाकर क्या है, सही मायने में लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, है ना। चुनाव। चुनाव किस प्रकार के होने चाहिए, नियमित होने चाहिए और निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव किस प्रकार के होने चाहिए, नियमित और निष्पक्ष। नियमित हो और कैसे हो, निष्पक्ष। नियमित अंतराल में होने चाहिए, इनकी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, वे इतने दिनों में जाकर चुनाव होने चाहिए, और निष्पक्ष हो, किसी प्रकार का पक्षपात भी वहां चुनाव में नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार के चुनाव होने चाहिए, नियमित और निष्पक्ष। अगला क्या है, संघवाद और विकेंद्रीकरण। संघवाद का मतलब क्या था, शक्तियों को केंद्र व राज्यों में विभाजित करना। यही तो संघवाद था। जो शक्तियां हैं उसको केंद्र और राज्यों में विभाजित करना, मतलब क्या हो गया, केंद्र के पास शक्तियां हैं, वैसी राज्य के पास भी अपनी थी ना, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची पर कौन कानून बनाता था, संघ सरकार, केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते थे, संवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाने थे। तो यहाँ पर हमारे संविधान में वर्णित है कि किसको कितनी शक्तियां मिलेंगी। कुछ अधिकार राज्यों को दिए गए, कुछ अधिकार केंद्र के पास रखे गए। इसलिए यही संघीय व्यवस्था होती है। जैसे भारत में है ना, सेंटर में जिस प्रकार व्यवस्था है, प्रधानमंत्री होता है, उसके मंत्री होते हैं,
उसी प्रकार राज्यों में भी अलग व्यवस्था होती है, मुख्यमंत्री और उसके मंत्री होते हैं। तो जिस प्रकार की व्यवस्था सेंटर में है, उसी प्रकार की व्यवस्था स्टेट में भी होती है, राज्यों में भी होती है। उनको अलग शक्तियां होती है और सेंटर वालों को अलग शक्तियां होती हैं। इसलिए जब शक्तियों का इस प्रकार का बंटवारा होता है तो वो संघवाद दिखाई देता है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? शक्तियों को बांटना, केंद्र से शक्तियां राज्यों को देना, राज्यों से भी फिर क्या है, स्थानीय स्तर पर पंचायती राज को देना। तो ये शक्तियों का क्या है? विकेंद्रीकरण है। पिछले चैप्टर्स में अपन ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं समरी के तौर पर ही आपको बता रहा हूँ। छोटा सा चैप्टर है, ये खत्म होने वाला है वैसे भी अभी, है ना। तो विकेंद्रीकरण भी आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है। क्या है कि शक्तियों को केंद्र से बाहर की तरफ फेंकना, मतलब सेंटर गवर्नमेंट से राज्यों को, और राज्यों से फिर स्थानीय सरकारों को, जैसे पंचायत हुए, नगर पालिका हुई, ये जो होती है इनको देना। ये विकेंद्रीकरण कहलाता है। आगे चलिए। विविधता को समेटना। अब हमारे देश में जो विविधता है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं और अलग 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 प्रकार की संस्कृति है, इन सभी संस्कृति को इस प्रकार समन्वय करना कि भेदभाव कम से कम दिखाई दे और सभी लोग अपना एक अच्छी तरह से विकास कर सकें। तो जो विविधता है उसको कम करना और उस विविधता के मध्य समन्वय स्थापित करना। राजनीतिक संगठन, जो राजनीतिक संगठन है उस संगठन की बनावट और क्रियाविधि वो भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। राजनीतिक किसी संगठन है, पार्टी है, उसके अंदर भी जो लोग हैं वो लोगों का चयन भी लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। तो राजनीतिक संगठन में भी लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। आगे चलिए। आधार तैयार करने की चुनौती, मतलब जिन स्थानों पर लोकतंत्र स्थापित नहीं है, उन स्थानों पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए वहाँ एक आधार बनाने की आवश्यकता होती है। और तब ये क्या कहलाती है? ये भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। भाई जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर लोकतंत्र की उपयोगिता बताकर वहाँ पर जो प्रचलित व्यवस्था है तानाशाही, उसको हटाने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता पड़ती है। विस्तार की चुनौती, और जिन देशों में लोकतंत्र पहले से ही है वहां पर उसके विस्तार की चुनौती होती है, उसको और बढ़ाना, आगे बढ़ाना। हर स्तर पर हमको लोकतंत्र दिखाई दे, ये उसका विस्तार होता है। ठीक है। लोकतंत्र की गहराई, ये विस्तार और गहराई आपस में जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र जितना डीप जाएगा, जितनी नीचे से नीचे संस्था में लोकतंत्र जाएगा, उतना ही लोकतंत्र का अधिक विस्तार भी हमको फिर देखने को मिलता है। आगे आइए। लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत करने की चुनौती है। ठीक है। आगे आइए। राजनीतिक सुधारों पर विचार। हम राजनीतिक सुधारों पर जो विचार हैं वो यहाँ पर दिखे गए हैं। भाई किस किस प्रकार के सुधार राजनीति में कर सकते हैं या हो सकते हैं। पहला क्या है? लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव व प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहलाते हैं। भाई लोकतंत्र की बेहतरी के लिए जो भी सुधार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लोकतांत्रिक सुधार कहलाते हैं, या उन्हें क्या कहते हैं? राजनीतिक सुधार हम लोग कहते हैं। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। नए कानून सारी अवांछित चीजें खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भर ही सुखद हो। यह सोच लेना भर सुखद हो, लेकिन इस लालच पर लगाम लगना ही बेहतर है। मतलब क्या, देखो, नए कानून बनेंगे वो सब चीज ठीक कर देंगे, ऐसा पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है ना। कई बार क्या लगता है कि साहब नया कानून आ रहा है वो सब कुछ सही कर देगा। नहीं, नया कानून आना जरूरी नहीं है, उस कानून का सही प्रकार से बनना जरूरी है, लोकतांत्रिक तरीके से बनना जरूरी है। जब कानून लोकतांत्रिक तरीके से बनेगा, पर्याप्त उसके बनने के नियम होंगे, पर्याप्त चरण होंगे, और लोगों को ध्यान में रखकर जब वो कानून बनेगा, तब उस कानून के सफल होने का बहुत अधिक चांस है। ऐसे नहीं है कि सब कानून नया आ गया तो सब कुछ सही कर देगा, नहीं। कानून एक प्रक्रिया के द्वारा बनेगा, तब जाकर ही उसका सही रूप हमको देखने को मिल सकता है। आगे देखिए। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। देखो, जो कानून सावधानी से बनाया जाएगा, जनता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, तुम्हारे देश की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, वो निश्चित रूप से ऐसे लोग जो गलत आचरण करते हैं उनको हतोत्साहित करेगा, उनको नीचे गिराएगा, और जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहित करेगा, प्रोत्साहन देगा। ठीक है। तो कानून बनाने का जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें जो प्रक्रिया बनाई जाती है, जो तरीका होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तभी तो कहते हैं कानूनों पर चर्चा होना जरूरी है, क्योंकि चर्चा होने से ही उस कानून का परिष्कृत रूप हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। विविध संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों को हल नहीं किया जा सकता। मतलब लोकतंत्र की जो चुनौतियां है उनको क्या है, केवल बदलाव लाने से ही वो हल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो बदलाव उचित होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी जाकर ही हम कुछ बदलाव लोकतंत्र में
ला सकते हैं। राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक सुधार जो है उनका काम कौन करता है मुख्य रूप से? राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिक द्वारा ही हो सकता है। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखो? राजनीतिक कार्यकर्ता, जो पार्टीज के लिए कार्य करते हैं उन्हें राजनीतिक कार्यकर्ता कहते हैं। ये कार्यकर्ता ही जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की नीतियों को जनता को बताते हैं। साहब अगर आप हमारी सरकार लाएंगे तो वो इस तरह का काम करेगी। तो ये कार्यकर्ता ही करते हैं, लोगों को उनकी जो चीजें हैं उनसे अवगत कराते हैं। तो ये यहाँ पर काम कर सकते हैं। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल चुनाव में खड़े होते हैं और अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, हम जीतेंगे तब ये चीजें करेंगे। तो ये लोग भी राजनीतिक सुधार ला सकते हैं, तभी लोगों को जागरूकता पहुंचेगी कि हम इस पार्टी को जिताएंगे तो हमारे लिए इस प्रकार का काम करेगा ये। ठीक है। आंदोलन, कई बार हमने देखा है कि जनता को जब उनके हिसाब से काम नहीं होता तो वो आंदोलन करती है और इस आंदोलन के द्वारा ही वो फिर बदलाव लाती है, सरकार को विवश करती है कि आप हमारे लिए काम करो, हमारी भलाई के लिए काम करो। तो आंदोलन भी कई कबार सुधार लाने का काम करते हैं। और राजनीतिक रूप से सचेत व्यक्ति, कुछ व्यक्ति होते हैं जो राजनीति में बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। ये लोग भी जागरूकता लाने का काम करते हैं, राजनीति में सुधार लाने का काम करते हैं। ठीक है। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा, देखिए पहले जो हमने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी वो क्या थी? पहले जो परिभाषा थी वो ये थी कि लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जो शासक होता है उसका चयन कौन करता है? जनता खुद करती है। लेकिन अब ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अब जुड़ चुकी हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले ले, ना सिर्फ लोग उसे चुने बल्कि जो चुना हुआ व्यक्ति है वही देश के संपूर्ण जो फैसले हैं, प्रमुख फैसले वो लेना चाहिए, तभी सही मायने में लोकतंत्र आएगा। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिले। मतलब एक बार आपने शासन बना दिया, शासक को बना दिया, तो आपको फिर निश्चित अंतराल के बाद वापस समय मिलना चाहिए कि आप उसका मूल्यांकन करके चाहें तो उसे दोबारा बनाएं या फिर सत्ता में परिवर्तन करने का अधिकार रखें। तो व्यक्तियों को इसके पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। तभी कहते हैं ना, चुनाव जो नियमित और निष्पक्ष होने चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं भाई नियमित समय अंतराल पर चुनाव होगा तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी को वोट दे सकते हैं, सरकार को बदलवा सकते हैं। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए, सभी को बराबर उपलब्ध होने चाहिए। ऐसे नहीं किसी लोगों के लिए अलग हो, किन्हीं के लिए अलग हो। जो भी लोग हो, अमीर हो गरीब हो किसी भी वर्ग का हो, ये जो है सभी को मिलने चाहिए। विकल्प चुनने के लिए तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों, नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। ऐसी सरकार बननी चाहिए संविधान को माने, संविधान में लिखे हुए जो उपबंध हैं उनको माने और उन उपबंधों, उन नियमों के अनुसार ही कार्य करे। ऐसी सरकार ही लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का काम करती है। और ऐसी सरकार जो होती है तभी लोकतंत्र स्थापित होता है। ऐसी सरकार होगी जो संविधान को मानेगी नहीं, उनके उपबंधों के अनुसार भी काम नहीं करेगी, तो लोकतंत्र है ही नहीं। तो ये लोकतंत्र की परिभाषा में ही जोड़ा गया है कि सरकार कैसी हो, जो संविधान के अनुसार काम करे। मतलब शासक चुने, वो कौन चुने? जनता चुने। फिर सारे फैसले कौन ले? जनता द्वारा चुना हुआ शासक ले। ठीक है। फिर जनता को पर्याप्त अवसर मिले उसको बदलने के। ये सब चीजें किसमें जोड़ी गई हैं? लोकतंत्र की परिभाषा में अब जोड़ी गई हैं। शायद आपको निराशा हुई हो कि इस परिभाषा में जो उन ऊंचे आदर्शों की चर्चा कहीं भी नहीं है जिसको हम लोकतंत्र के साथ जोड़कर देखते हैं। जो आदर्श हैं कि जनता की भलाई के लिए काम होंगे, इस तरह के जो आदर्श हैं उनकी बात नहीं है, लेकिन वो आगे अब इसमें जुड़ती हमको दिखाई देगी। लोकतंत्र में कुछ आदर्शों की चर्चा जरूर की थी पर व्यवहारिक हिसाब से हमने लोकतंत्र की न्यूनतम लेकिन स्पष्ट परिभाषा की बात शुरू की थी। जब स्टार्टिंग में हमने शुरू करी थी, जब एक न्यूनतम परिभाषा थी वो ये थी ऊपर जो हमने देख रखी है। इससे हमारे लिए लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर करना स्पष्ट हो गया था। हमने प्रारंभ में जो परिभाषा दी वो सरल क्यों दी? वो इसलिए सरल दी जो आपके 9th क्लास में थी, ताकि हम लोकतांत्रिक सरकारों और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में एक अंतर कर सके। भाई लोकतांत्रिक सरकार कौन सी है? जहां पर अपने शासक को व्यक्ति खुद चुनते हैं, वो लोकतांत्रिक है। और गैर लोकतांत्रिक कौन सी है? जहां पर व्यक्ति अपने शासक को खुद नहीं चुनते, वो गैर लोकतांत्रिक है। तो स्टार्टिंग में जो सरल परिभाषा दी गई वो किस लिए दी गई? ताकि हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों में जो अंतर है उसको स्पष्ट कर सकें। ठीक है। आगे चलिए। आपने पाया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार और राजनीति के विभिन्न पहलुओं की अपनी चर्चा में हम
उस परिभाषा को काफ़ी आगे आ गए हैं। मतलब जो परिभाषा है उससे हम काफ़ी आगे आ गए हैं जो हमने स्टार्टिंग में दी थी। स्टार्टिंग में तो क्या थी, जहाँ पर जनता जो है अपने शासक को चुन रही है वही लोकतंत्र है। फिर हमने देखा नहीं साहब, शासक जो फैसले करे वो भी वही करे जिसे जनता चुनकर भेजती है। ठीक है, और जनता को पर्याप्त अवसर मिले कि उस शासक को बदल सके। ठीक है, उसका मूल्यांकन कर सके। अब जो चीज़ें जुड़ी हैं वो क्या है, हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और पाया कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने, राजनीतिक संगठन बनाने भर तक ही नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें हम लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं, आप चुनाव लड़ लो वोट दे लो, यही नहीं, कुछ सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी हैं। समानता का अधिकार, जो आय की असमानता है इसको कम करने का अधिकार, इस तरह के अधिकार भी जनता को होने चाहिए भाई। जो आय की असमानता है वो कम हो, समानता स्थापित हो, ये लोकतंत्र में देखने को मिलनी चाहिए। और क्या देखा हमने, देखो हमने देखा कि अपने था ना सत्ता की साझेदारी। तो लोकतंत्र सिर्फ इतना नहीं कि सब चुनाव लड़ लो खत्म, नहीं, सत्ता की साझेदारी होना भी आवश्यक है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता बंटनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। इसी चीज को दिखाया गया है भाई, सत्ता सिर्फ एक केंद्र तक ना हो बल्कि अलग अलग चीजों में बटी हो, अलग अलग हिस्सों में बटी हो, यही सही मायने में लोकतंत्र होता है। हमने सत्ता की इस हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुरूप माना था और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। जो भी सरकार है और जो भी सामाजिक समूह है उनके बीच सत्ता को बांटना जरूरी होता है ना। आपने श्रीलंका का और बेल्जियम का उदाहरण भी पढ़ा था। जैसे श्रीलंका में जो सत्ता है वो सिर्फ सिंहलियों के पास रही तो वहाँ गृह युद्ध हो गया, जबकि बेल्जियम में जो सत्ता थी वो डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों में बांटी गई। वहाँ सत्ता की साझेदारी अच्छी प्रकार से की गई, तो वहाँ पर जो सब चीज़ सही ढंग से चला। तो लोकतंत्र के को बढ़ाने के लिए वहाँ पर सत्ता की साझेदारी होना जरूरी है, ताकि सरकार और समुदाय के लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित हो सके, अधिकारों को बांटा जा सके और सही प्रकार से सत्ता को चलाया जा सके। आगे आइए। हमने यह भी देखा था कि लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था ही नहीं हो सकता। अल्पसंख्यकों की आवाज का आदर करना भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हमने कहा था ना, मान लो जो बहुमत जिसका आ गया वो सरकार सिर्फ उसी की नहीं है, उसे अल्पमत को भी साथ लेकर काम करना होगा। जैसा हमने श्रीलंका में देखा ना, जहाँ सिंघली थे 74% के आसपास, तो उन्होंने उनकी भलाई के लिए काम करे थे। जो अल्पमत थे, अल्पसंख्यक थे, उन लोगों को फिर गृह युद्ध विद्रोह करना पड़ा अपने अधिकारों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी को अगर बहुमत मिल जाए तो वो सिर्फ उनके लिए काम करे, नहीं, वो सरकार पूरे देश की है। उनको, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, जो अल्पमत हैं, उनको साथ में लेकर ही चलना होगा, तभी तुम्हारे देश का विकास होगा और तभी सही मायने में लोकतंत्र स्थापित होगा। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार सभी की होती है, केवल बहुमत वालों की नहीं होती, सभी की होती है। तो बहुमत और अल्पमत दोनों को एक साथ लेकर चलना होता है। लोकतंत्र की हमारी चर्चा सरकार और उसके कामकाजों से आगे तक गई। हमने यह चर्चा भी की कि भेदभाव को समाप्त करना भी लोकतंत्र व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण काम है। मतलब भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्त्री पुरुष का हो, चाहे वो रंग का हो, रंग भेद हो। ठीक है ना। उसकी भी हमने वो अ, ओलंपिक वाली कहानी पढ़ी थी जिसमें दो लोग थे जो हाथ में काला ग्लव्स पहनकर, मफलर पहनकर, काले मोतियों की माला पहनकर रंग भेद को दर्शाते हैं, अमेरिका में जो हो रहा है। तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तभी सही मायने में हम लोकतंत्र को स्थापित कर सके। आखिर में हमने यह भी चर्चा चलाई कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें कुछ न्यूनतम नतीजों की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कुछ न्यूनतम चीजें, जैसे जनता में समानता हो, समान अवसर मिले, जो आय की असमानता है ये कम हो, लोगों का विकास हो, इस तरह की जो न्यूनतम चीजें हैं, व्यक्तियों को अपने जो शासक चुनने की नियमित रूप से अ, मौका मिले, चांस मिले, नियमित और अंतराल में चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो उन चुनावों में। तो इस तरह की जो न्यूनतम चीज़ें हैं वो हमको मिलनी ही चाहिए। तो इस तरह हमारी जो ये बुक है लोकतांत्रिक राजनीति 2, ये यहाँ पूरी होती है। हम इसके सारे चैप्टर कर चुके हैं। धन्यवाद।